हेलो दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पर वीडियो नंबर 3, जिसमें कि हम प्रिपेयर करेंगे यूकेपीएससी लेक्चरर को फोकस करते हुए कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ सरफेस व्हेन photons of energy 6 electron volt falls on it is 4 electron volt. The stopping potential in volts is। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई फोटोन किसी मेटेलिक सरफेस पर गिरता है, और जब मेटेलिक सरफेस पर गिरता है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की होती है वो होती है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको बताना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा वोल्ट में। तो देखिए, ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ 2, सेकेंड इज़ 6, थर्ड इज़ 4 एंड लास्ट वन इज़ 10। तो देखिए, अगर आप आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है उससे देखें तो हमारे पास इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि के ई मैक्स जो होता है, उसको लिख सकते हैं हम ई वी नॉट, वेर ई इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड वी नॉट इज़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट विल बी इक्वल टू ई वी नॉट। ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा तो वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 4 वोल्ट। यानी कि हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा टू रिटार्ड द इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी 4 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी ऑप्शन सी 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज यूज्ड इन YDSE व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड देन no interference is observed, fringe width is increased, fringe width is decreases, fringe width remains same। क्वेश्चन में कहा जाता है कि YDSE सेटअप में इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया जाता है, और जो हमारे पास फ्रिंज विड्थ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो देखिए, हमारे पास फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है वो है बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी, जहाँ पे कैपिटल डी क्या है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन, और स्मॉल डी क्या है, दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन है। अब यहाँ पे जो लैम्डा है दैट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, जो आप रेडिएशन यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ है। तो यहाँ से अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी, और लैम्डा की जगह आ जाएगा एच अपॉन एम वी। अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो बीटा जो कि फ्रिंज विड्थ है और वेलोसिटी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है, यानी कि बीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वेलोसिटी को इंक्रीज किया जाएगा तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन दैट विल बी ऑप्शन सी। Now the next question is a particle of mass m at rest decays into two particles of masses m1 and m2 having non-zero velocities. The ratio of the de Broglie wavelengths of the particles is m1 upon m2, m2 upon m1, 1 under root m1 upon under root m2। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोई पार्टिकल है और वो क्या करता है, डिके करता है दो छोटे पार्टिकल्स में, कुछ इस तरीके से कि हमारे पास जो दो पार्टिकल्स डिके हो चुके हैं उनमें मासेस क्या हैं, m1 और m2 हैं, और उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो नॉन जीरो। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे दे रखा है कि शुरू में जो हमारे पास इनिशियल मास है वो क्या है, रेस्ट की कंडीशन में। तो ऑब्वियस सी बात है इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन ये कहता है कि अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम शुड भी जीरो। तो कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी, पी इनिशियल दैट विल बी इक्वल टू पी फाइनल। ये बात कौन कहता है, मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है। तो यानी कि पी फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब पी फाइनल अगर जीरो है तो यहाँ से हम देख सकते हैं पी फाइनल क्या होगा, वास्तव में पी फाइनल उन दोनों इंडिविजुअल मासेस के मोमेंटम के वेक्टर सम के इक्वल होगा, यानी कि p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा p1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस p2 वेक्टर। यहाँ पे माइनस साइन केवल ये इंडिकेट करेगा कि दोनों पार्टिकल, जैसे सपोज कीजिए ये कैपिटल M है तो m1 अगर इस तरफ के लिए गया है तो m2
इस तरफ के लिए गया, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों के मोमेंटम वेक्टर क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। बाकी उनका मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2, मैग्नीट्यूड वाइज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर P1 और P2 बराबर हैं तो उस कंडीशन में अगर मैं मास m1 से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है उसको λ1 एज्यूम करूँ तो λ1 दैट विल बी इक्वल टू h/P1, और अगर मास m2 से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है उसको λ2 एज्यूम करो तो λ2 इज इक्वल टू h/P2। नाउ यू कैन कंपेयर λ1 एंड λ2 एज P1 इज इक्वल टू P2। तो P1 और P2 अगर बराबर हैं तो ऑब्वियस सी बात है λ1 और λ2 भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इस कंडीशन में अगर आप λ1 और λ2 का रेशियो लोगे दैट विल बी इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं उनमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। Now the next question is, according to Einstein's photoelectric equation, the plot of the kinetic energy of the ejected photoelectrons versus frequency of the incident radiation gives a straight line whose slope depends on the nature of the metal used, depends on the intensity of the incident radiation, depends on the both A and B, is same for all metals and independent of the intensity of the incident radiation। तो यहाँ पे हमारे पास आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो है काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल रेडिएशन की जो टोटल एनर्जी यानी कि एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच कर्व ड्रॉ करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अब अगर आप क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पर और फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पर, तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। ठीक है, अब अगर इस तरीके का ग्राफ आता है तो इसका स्लोप आप कैसे इंटरप्रेट करोगे। असल में अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमने वाई एक्सिस पर क्या प्लॉट किया है, काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट किया है, और एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया है। तो इस कंडीशन में अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे वाई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, एक्स पे कौन है, एक्स एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन भी क्या है, कांस्टेंट है। जब आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पे आपके पास एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच। यानी कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ ड्रॉ करोगे तो जो कर्व बनेगा उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, एच। अब यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और आपको पता है कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.64 इंटू 10⁻⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब ये तो एक कांस्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है अगर आप कोई भी मेटल लो तो हर मेटल के लिए जो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास गिवन ऑप्शन है इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन डी, इज सेम फॉर ऑल द मेटल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू ना ही इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है और ना ही फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस ऑफ अ मेटल इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड टू बी 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है, इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ दे रखी है, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, आपको फोटो इलेक्ट्रॉन की मेटल के लिए वर्क फंक्शन बताना है। तो देखिए, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहती है कि जो हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी होती है that will be equal to the sum of the work function and the kinetic energy of the ejected photoelectron। तो अगर मैं वेवलेंथ के टर्म में इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी लिखूं तो लिखा जा सकता है एच सी अपॉन लैम्डा, वेल लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन। तो इस केस में हमारे पास ये है काइनेटिक एनर्जी, तो एच सी की वैल्यू को अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ तो एच सी की वैल्यू होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 400 नैनोमीटर इज इक्वल टू वर्क फंक्शन आपको कैलकुलेट करना प्लस काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास यहाँ पे 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 3.1 में से 1.68 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास W इज इक्वल टू 1.4
1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हमारे पास जो वर्क फंक्शन आएगा दैट विल बी 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो ऑप्शन है उनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 3.09, सेकंड है 1.41, थर्ड है 1.51 और लास्ट वन है 1.68। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन बी 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेल, द फास्टेस्ट एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड v, इफ द वेवलेंथ इज चेंज टू 3 लैम्डा बाई 4 द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कोई मेटेलिक सरफेस है उस पर लैम्डा वेवलेंथ का रेडिएशन डाला जा रहा है। अगर जो हमारे पास स्पीड देखी जाए इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की, अगर लैम्डा वेवलेंथ के केस में वेलोसिटी v है, तो जब हमारे पास वेवलेंथ को 3 लैम्डा बाई 4 किया जाए तो उस केस में इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या वेलोसिटी क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज वेलोसिटी विल बी लेस देन v टाइम्स ऑफ 4/3 रेज टू द पावर 1/2, will be equal to v times of 4/3 raised to the power 1/2, will be greater than v times of 4/3 raised to the power 1/2, or is equal to v times of 3/4 raised to the power 1/2। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, आप सोचिए कि जब आपके पास वेवलेंथ लैम्डा है तब वेलोसिटी v है, ठीक है, और जब वेवलेंथ 3 लैम्डा बाई 4 होगी तब वेलोसिटी कम होनी चाहिए कि ज़्यादा होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि जब वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, पहले वेवलेंथ लैम्डा थी, अब 3 लैम्डा बाई 4 होगी, यानी कि अगर पहले 100 यूनिट वेवलेंथ थी तो अब कितनी हो जाएगी, 75 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि 3 लैम्डा बाई 4 यानी कि 75% हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, तो वेवलेंथ डिक्रीज होने से क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो आपको पता है कि इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वेलोसिटी भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है, अगर आप इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सॉल्व करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, बट इस तरीके से अगर आप इंटरप्रेट करके देखोगे तो आप आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हो कि जिस ऑप्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें लेस देन और इक्वल का यूज किया गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में दे रखा है इज वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन v टाइम्स ऑफ 4/3 रेज टू द पावर 1/2। और ये जो क्वेश्चन है ये यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में आ चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। De Broglie wavelength lambda associated with the neutron is related with the absolute temperature T as lambda proportional to T, lambda is inversely proportional to T, lambda is inversely proportional to root T and lambda is proportional to T square। तो आपको पता है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखी जाती है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो लिखी जाती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई, जहाँ पे के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब आप काइनेटिक गैस थ्योरी के हिसाब से देखें तो किसी इंडिविजुअल टेम्परेचर पे पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी दी जाती है वो होती है के ई इज इक्वल टू 3/2 के बी टी, जहाँ पे के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी क्या है, टेम्परेचर है केल्विन में। तो जब आप के ई की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 3m के बी टी, ठीक है, के बी टी। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से अगर आप लैम्डा और टी में रिलेशन देखें तो लैम्डा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लैम्डा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, यानी कि ऑप्शन सी। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 16 टाइम्स द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को 16 टाइम कर दिया जाता है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो देखिए, मान लीजिए फर्स्ट केस में जो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो है लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई 1, ये फर्स्ट केस में है।
ठीक है। अब वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को क्या किया जाता है, 16 टाइम्स किया जाता है। तो मान लो जब काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स कर दी गई है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की, तो उस कंडीशन में हमारे पास λ2 क्या हो जाएगा, λ2 इज इक्वल टू एच अपॉन, यहाँ पे 16 ke1 आ जाएगा, तो √2m और ke की जगह क्या आ जाएगा, 16 टाइम्स ऑफ ke1। तो जब आप λ2 लिखोगे तो 16 का रूट करके बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा h अपॉन 4 टाइम्स ऑफ 2m ke1। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो टर्म है ये क्या है, λ1 है। तो λ2 इज इक्वल हो जाएगा λ1 अपॉन 4, λ2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन 4। तो अब इससे बात है, अगर आप परसेंटेज चेंज देखना चाहो तो पहले वेवलेंथ क्या थी, λ1 थी, ठीक है। अब λ1 अपॉन 4 हो गए, तो परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, परसेंटेज चेंज आ जाएगा, परसेंटेज चेंज ऑब्वियस सी बात है, ये हो जाएगा λ1 माइनस λ1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई λ1 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3λ1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई λ1। तो λ1 से λ1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 75%। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन बी। If an electron and a photon propagate in the form of waves having the same wavelength, it implies that they have same, first option energy, second momentum, third angular momentum and last one is velocity। अगर कोई इलेक्ट्रॉन और कोई फोटोन क्या कर रहा है, सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो उनके पास क्या चीज़ सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा ई है, तो लैम्डा ई इज इक्वल हो जाएगा एच अपॉन पी ई, और लैम्डा फोटोन की है मान लीजिए वेवलेंथ पी, लैम्डा पी, तो एच अपॉन पी मान लीजिए ये है। तो अब ऐसी बात है लैम्डा ई इज इक्वल टू लैम्डा पी दे रखा है, तो इस कंडीशन में ये वाले जो राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर है दैट इज़ द मोमेंटम, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। अगर आप प्लैंक कांस्टेंट को देखें तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है h इज इक्वल टू 6.64 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
आती है m(l²t-2) और टाइम के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट लिखी जाएगी वो हो जाएगी, टाइम के करस्पॉन्डिंग जो डायमेंशन लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी t। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा m(l²t-1)। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं उनमें फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है, मैच करता है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने आज के इसमें करीब 10 क्वेश्चन देखे हैं। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ट्यून रहें ताकि आपको आने वाले अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं उनसे कुछ बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।